चलिए आज हम लोग बात करेंगे खालिस्तान मुद्दा पे। किस पे? खालिस्तान। खालिस्तान खालिस्तान क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान में क्या स्थिति है, खालिस्तान आंदोलन का कैसे विकास हुआ, क्या ये उचित है, क्या खालिस्तान बन सकता है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल, खालिस्तान का तात्पर्य हुआ खालसा की सरजमीन, सिखों की सरजमीन, खालसा को मानने वाले सिखों की सरजमीन। और सभी लोग जानते हैं कि पंजाब सिख बहुल राज्य है और कुछ लोग सिख बहुल राज्य पंजाब को भारत से अलग संप्रभु स्वतंत्र रूप के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने ही खालिस्तान शब्द को गढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब को। पंजाब भारत से कितना जुड़ा है। ठीक है, हम प्राचीन भारत में चले जाते हैं। कहां? प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में पंजाब के ही छोटे छोटे राज्यों, गणराज्यों को इकट्ठा करके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सिकंदर को वापस लौटने पर विवश कर दिया था। और बाद में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने जब फिर से आक्रमण करने का प्रयास किया तो क्या हुआ? न केवल उसे वापस होना पड़ा बल्कि अपने छत्रों से भी हाथ धोना पड़ा। और फिर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक विशाल भारतीय साम्राज्य का गठन हुआ, जिसमें आज का भारत तो है ही, आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है। ये पंजाब है। पंजाब के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मध्यकाल में जितने भी आक्रमण हुए सबको पंजाब ने झेला। पंजाब के गुरुओं ने, सिख गुरुओं ने भारतीयता, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी वाणी और अपने बलिदान के द्वारा भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत किया। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी से लेकर सरदार भगत सिंह तक पंजाब का योगदान अमूल्य है। ठीक है, आज भगत सिंह को भले ही इतिहास के कुछ ही पन्नों में सिमट कर रख दिया जाए, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा भगत सिंह के बारे में जानता है। हर भारतीय, हर देशभक्त भारतीयों के हृदय में भगत सिंह बसते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम राष्ट्रीय एकता की जो कल्पना की गई हमारे यहां, हमारे पूर्वजों ने कल्पना की भारत राष्ट्र की, उसमें क्या है? उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब वह हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो स्थान है वह भारत है। तो हिमालय के दक्षिण में पंजाब भी है। पंजाब के बिना भारत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ये है राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, उसके बाद क्या है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो पंजाब के बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसी पंजाब को आज कुछ लोग अलग देश के रूप में देखना चाहते हैं और उस देश का नाम देना चाहते हैं क्या? खालिस्तान। तो समझे हम लोग खालिस्तान है क्या? खालिस्तान शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? खालसा की सरजमीन। खालिस्तान यानी खालसा को मानने वाले लोगों, सिखों के लिए भारत से अलग स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में खालिस्तान की कल्पना की। ठीक है, अब ये खालिस्तान आंदोलन जो है, जो वर्तमान में सुनाई पड़ रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये शब्द नया नहीं है। हाँ, इसको पुनर्जीवित किया है एक व्यक्ति ने,
इस व्यक्ति का नाम है, क्या है? अमृतपाल। अब इस अमृतपाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इतिहास में जाएंगे। अमृतपाल अमृतसर के निकट जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला और कृषक आंदोलन के क्रम में यह दुबई से, पहले तो यह 1993 में इसका जन्म हुआ, 2012 में यह आजीविका के सिलसिले में दुबई गया और कृषक आंदोलन के क्रम में 2022 में यह पुनः हिंदुस्तान आया। और जब हिंदुस्तान आया तो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से वारिस पंजाब दे, क्या? वारिस पंजाब दे सामाजिक संगठन है पंजाब का, इसका प्रमुख बन गया। वारिस पंजाब दे का गठन किसान आंदोलन जो हुआ है हाल में, उसी के क्रम में दीप सिंह सिद्धू नामक कलाकार ने किया था। लेकिन दीप सिंह सिद्धू ने वारिस पंजाब दे का जो गठन किया, इसका उद्देश्य कहीं से भी अलग संप्रभुदेश या अलगाववादी उद्देश्य नहीं था। पंजाब का सामाजिक आर्थिक विकास इस संगठन का उद्देश्य था। इस संगठन का प्रमुख कौन बन बैठा? अमृतपाल। और यह चर्चा में तब आया जब इसने तेईस फरवरी, कब? 23 फरवरी 2023 को अमृतसर के निकट अजनाला पुलिस स्टेशन से अपने गिरफ्तार साथी लवप्रीत सिंह चौहान लवप्रीत सिंह तूफान को दबाव डालकर रिहा करवाने में सफल रहा। पुलिस पर दबाव डालकर रिहा करवाने में सफल रहा और इस क्रम में ये इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ, सशस्त्र अनुयायियों के साथ, तलवार बंदूक आदि के साथ थाने पर धावा बोला। पुलिस को दबाव में आकर लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ना पड़ा। ठीक है, इससे इसके मनोबल में काफी वृद्धि हुई। पुलिस को झुकना पड़ा, थाना को झुकने का मतलब स्टेट को झुकना पड़ा। सीधी चुनौती हो गई कानून को, व्यवस्था को। इसका मनोबल बढ़ा और इसके बाद इसने लगातार इंटरव्यू देना, दौरा करना, भाषण देना, खालिस्तान, अलग देश, प्रभु देश आरंभ कर दिया। फिर सरकार ने इस पर, इसे पकड़ने के लिए दबाव बनाया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से अमृतपाल पर दबिश डाला गया और अमृतपाल के सहयोगियों को, कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी अमृतपाल, जैसा कि समाचार में है, वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ी पृष्ठभूमि में चलते हैं। कहां? पृष्ठभूमि में। ठीक है, सुनो सुनो, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए और दूसरे को का नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो। एक उदाहरण बताते हैं। दो मेढक पहाड़ी पे चढ़ रहा था, दोनों मेढक पहाड़ी पे चढ़ रहा था और नीचे से मेढक को बचाने वाले लोग चिल्ला रहे थे, अरे मत चढ़ो, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। और दोनों मेढक एकदम चढ़े जा रहा था, नहीं आज चढ़ ही जाना है। एक मेढक बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, दोनों पीछे मुड़ के देख रहा था। ठीक है, तो उसमें एक तो चढ़ता चला गया, चोटी पर चढ़ गया और दूसरा जो है उससे पहले ही उतर के वापस आ गया। हो जाए बात, एक तो चढ़ गया, पता चला क्या कि वो जो चढ़ गया वो बहरा था, लोगों की बात सुना ही नहीं, उतरो उतरो, अरे गिर जाओगे गिर जाओगे।
दूसरा जो था वो क्या था, सुनने वाला था। वो पीछे मुड़ के देखता था तो सब कहता था, नहीं उतर जा, कितना लोग गिर गया, तुम क्या हो, मेढक हो, वो उतर गया। अब पहला जो था वो सुनता नहीं था, वो उसको लगता था कि हमारा हौसला बढ़ा रहा है, चलो चलो। तो समाज जो भी कहता है उसके मामले में क्या हो जाओ, बहरा, और आगे बढ़ो, चोटी पर पहुंच जाना है। ठीक है, तो चले हम अमृतपाल पर, खालिस्तान पर। चलिए, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हमारे देश में हुआ, और जिसके आरंभिक संतों में कबीर और नानक थे। नानक ने सिख धर्म को अस्तित्व में लाया। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। और गुरु नानक की परंपरा में ही 10 सिख गुरु हुए, जिसमें सिख गुरुओं ने मुगलों के धार्मिक उत्पीड़न का विरोध किया। ठीक है, इसी क्रम में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया गया। क्या दे दिया गया? मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर को भी मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, जब गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया गया तो सिखों को ऐसा लगा कि सैनिक रूप से संगठित होना जरूरी है, और इस तरह संगठित होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के समय में एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि कश्मीर में जब धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था और धर्मांतरण हो रहा था, तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर के सामने गुहार लगाई। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाके औरंगजेब को कह दो कि अगर गुरुजी स्वीकार कर लेंगे, धर्मांतरण कर लेंगे, तो हम भी धर्मांतरण कर लेंगे। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर पर दबाव बनाया और गुरु तेग बहादुर के सामने उनके अनुयायियों की हत्या करवा दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर झुके नहीं। गुरु तेग बहादुर को भी मृत्यु दंड देने की धमकी दिया, लेकिन तेग बहादुर गुरुजी झुके नहीं। उन्होंने कहा शीश कट जाए लेकिन केस नहीं कटाएंगे। ठीक है, अंततः उनको मृत्यु दंड दे दिया गया, लेकिन वे अंत तक झुके नहीं। आज अमर हो गए, उनका बलिदान क्या हो गया? अमर हो गया, आदर्श हो गया। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर की जब मृत्यु दंड दे दिया गया, तब सिखों को लगा कि नहीं, अब तो सैनिक रूप से पूरी तरह बढ़िया से संगठित होना बहुत जरूरी है। तब आए कौन? गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने खालसा की नींव डाली। खालसा कब? 1699 बैसाखी के दिन। खालसा खालिस शब्द से बना है। किससे बना है? खालिस शब्द से। यह अरबी शब्द है, इसका अर्थ है विशुद्ध, प्योर, नैतिक और चारित्रिक दृष्टिकोण से विशुद्ध लोगों का ऐसा संगठन जो धार्मिक उत्पीड़न से या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से निर्दोष और कमजोर लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? खालसा। क्या कहा गया? खालसा। ठीक है, और इसमें अमृत पान कराने की परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया, और पंच ककार, कच्छा, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण धारण करने की परंपरा चलाई। तो खालसा की नींव किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह ने, और इसी से बना है खालसा की सरजमीन यानी खालिस्तान। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मन में भारतीय संस्कृति से कहीं भी अलगाव का भाव नहीं था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को राम का वंशज माना। अपनी रचना में उन्होंने अपने को लव कुश को अपना पूर्वज माना। किसको? लव और कुश को अपना पूर्वज माना, और उन्होंने चंडी चरित्र लिखा। उनके तलवार का नाम भगवती था। क्या था? भगवती। चंडी चरित्र, दुर्गा काली के उपासक थे। कौन?
दे ही सिवावर वो ही है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। चंडी को कहते हैं गुरु गोविंद सिंह कि मुझे वरदान दीजिए ताकि शुभ कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटो, अपना बलिदान दे दो लेकिन शुभ कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटे, न किसी से डरे, ठीक है, आतताइयों से जाकर लड़े और धर्म की स्थापना करें, निर्दोष लोगों को की रक्षा करें आतताइयों से। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का गठन किया, लेकिन कहीं भी भारतीयता से या भारतीय संस्कृति से अलगाव का भाव उसमें नहीं था, उल्टे भारतीयता और भारतीय संस्कृति की रक्षा का भाव था। क्लियर है? आगे मुगलों के बाद जब अफगान उत्पीड़न का सामना करना पड़ा सिखों को, तो इन्होंने दल खालसा का गठन किया। किसका? दल खालसा। किसका गठन किया? दल खालसा। और अफगानी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया। दल खालसा बाद में जाकर 12 मिसल में बंट गए, 12 मिसल में बंट गए। इसी में एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, जिसके प्रमुख थे महासिंह। कौन? महासिंह। और इन्हीं के पुत्र थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब कहा गया। इन्होंने खालसा राज की नींव डाली और अंत तक अजेय रहे। अंग्रेज इनके जीते जी पंजाब राज्य का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में नहीं कर सका, अंत तक अपराजय रहे। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह भी भारतीय संस्कृति के, भारतीयता के रक्षक थे। इनके युद्ध ध्वज पर चंडिका की तस्वीर होती थी। किसकी? चंडी, और एक तरफ हनुमान। और महाराजा रंजीत सिंह ने ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था, तब से उनका नाम पड़ गया उस मंदिर का स्वर्ण मंदिर। सिखों का बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण वो धार्मिक स्थल है, और स्वर्ण मंदिर सिखों का, या कहिए पूरे सभी भारतीयों का। सभी भारतीय जाते हैं वहां श्रद्धा से झुकने के लिए। तो ये है 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब? 1839। और फिर पंजाब में अफरा तफरी हो जाती है। ठीक है, राजनीतिक संघर्ष शुरू होता है। फिर भी सिखों ने अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दिया कई युद्धों में, लेकिन अंततः 1849 में पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। विलय कर लिया गया। चलते हैं आगे। अब 1857 में क्या होता है? भारत में क्रांति होती है, और 1857 में भले ही अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन 1857 अंग्रेजों को कई सीख दे देता है हिंदुस्तान को कैसे कंट्रोल में रखना है। और इसलिए उसने जो पहले से उसकी नीति चली आ रही थी डिवाइड एंड रूल की, उस नीति को और भी व्यापक और गहरा करना शुरू किया। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, सिखों को हिंदुओं से, हिंदुओं को सिखों से, अगड़ों को पिछड़ों से, उत्तर वालों को दक्षिण वालों से, एक भाषा बोलने वालों को दूसरे भाषा भाषी से, एक जनजाति को दूसरे जनजाति से, यानी डिवाइड एंड रूल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन के प्रत्येक आयाम में फूट डालना है और शासन करना है। हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्तित्व में लाया, और हिंदुओं सिखों को अलग करने के लिए उन्होंने अकाली दल का गठन करवाया। अकाली दल आरंभ में सुधारवादी
आंदोलन से जुड़ा हुआ था। गुरुद्वारा प्रबंधन को सुधारने के दृष्टिकोण से अकाली दल अस्तित्व में आया था, लेकिन कालांतर में अंग्रेजों के प्रभाव में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ और फिर धीरे धीरे हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारा के प्रबंधन को अलग कर दिया गया। ठीक है, 1920 में अकाली दल का गठन हुआ था और संभवतः 1925 के आसपास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ था। लेकिन अभी अलगाववाद का स्वर नहीं था, अभी तक अलगाववाद का स्वर नहीं था, उतना प्रबल नहीं था। इसके बाद हम लोग आते हैं 1929 में। 1929 में जब लाहौर कांग्रेस में अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। पूर्ण स्वराज, तो 3 व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। एक दलित समूह की अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, दूसरे मुस्लिम समुदाय के नाम पर अली जिन्ना, तीसरे सिख समुदाय के नाम पर मास्टर तारा सिंह। इनका कहना था सिखों के लिए अलग देश होना चाहिए। और उन्नीस सौ 40 में माना जाता है एक वीर सिंह भट्टी थे, प्रभावशाली थे सिख समुदाय में। वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार मास्टर तारा सिंह या वीर सिंह भट्टी ने खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। फिर आप सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ, भारत को आजादी भी मिली, पाकिस्तान का गठन हुआ अलग देश के रूप में। ये भारत के लिए दुर्भाग्य था। ठीक है, आजादी के बाद भी पंजाबी सूबा आंदोलन चला। सिखों के लिए अलग प्रांत के गठन का आंदोलन चला, पंजाबी सूबा आंदोलन, जिसे 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्वीकार कर लिया। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्वीकार कर लिया और पंजाब को 3 भागों में बांट दिया। हिंदू बहुल स्टेट हिमाचल, हरियाणा हिंदू बहुल स्टेट, और पंजाब, सिखों को अपना पंजाब मिल गया राज्य के रूप में, सिख बहुल राज्य। पंजाब कब अस्तित्व में आ गया? 1966। इस प्रकार अकाली दल की जो मांग थी एक, ठीक है, सिखों के लिए अलग स्वायत्त राज्य, वो क्या हो गई? पूरी हो गई। सिख धर्म को आधार बनाकर राजनीति करने वाला दल कौन था? अकाली दल। कौन था? अकाली दल। अब अकाली दल के सामने अकाली दल के सामने कोई मांग नहीं थी, तो अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए अकाली दल ने नया अभियान आरंभ किया। 1971 में चुनाव में अकाली दल की स्थिति कमजोर हो गई। क्या हुई? कमजोर हो गई।
तो अकाली दल ने अपनी सिख राजनीति को मजबूत करने के लिए, सिखों पे अपने पैठ को और मजबूत करने के लिए 1973 में आनंदपुर साहिब संकल्प प्रस्ताव पारित किया। क्या? आनंदपुर साहिब संकल्प 1973। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल सिखों का माना जाता है, आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह की कर्मस्थली रही आनंदपुर साहिब। अब इस संकल्प में कहा गया कि विदेश, रक्षा, संचार, मुद्रा को छोड़कर अन्य मामलों में पंजाब को स्वायत्तता दी जाए। यहां भी अलगाववाद की भावना नहीं आई थी। इसमें अलग देश या अलग संप्रभु देश के गठन की बात नहीं थी। किसमें? आनंदपुर साहिब संकल्प में 1973 में। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर अलगाव की बू आने लगी। 1971 में चुनाव जो हुआ था, अकाली दल की स्थिति कमजोर थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया? आनंदपुर साहिब संकल्प पारित किया। सिखों को खुश करने के लिए हम आपके लिए क्या अलग स्वायत्त राज्य मांग कर रहे हैं। क्लियर है? 1977 में फिर चुनाव होता है। क्या? उन्नीस सौ 77 में चुनाव होता है और उस समय कांग्रेस के सीएम थे ज्ञानी जेल सिंह। ये पराजित हो जाते हैं और सीएम पद से हटना पड़ता है इनको। अकाली दल की जीत होती है और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, कौन? सीएम बनते हैं। अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल सीएम बनते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अकाली दल जो सिख धर्म को आधार बनाकर राजनीति कर रहा था वह काफी इस समय सफल हुआ, सीएम बना। अब अकाली दल की सिख राजनीति को तोड़ने के लिए, अकाली दल की सिख राजनीति को तोड़ने के लिए, अकाली दल को जो सिखों का समर्थन मिल रहा था उसको तोड़ने के लिए एक नया चेहरा चाहिए था, सिख चेहरा। उस चेहरे के रूप में ज्ञानी जेल सिंह, कहा जाता है कि कांग्रेस ने, ज्ञानी जेल सिंह ने अकाली दल से अधिक खतरनाक व्यक्ति को मोहरा बनाया। वो व्यक्ति था जनरैल सिंह भिंडरावाला। वो व्यक्ति कौन था? जनरैल सिंह भिंडरावाला। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। जनरल सिंह भिंडरावाला सामने दिखते हैं इस समय, दिखता है जनरल सिंह भिंडरावाला। ये कौन? तो अमृतसर स्थित दमदमी टकसाल, ये गुरुकुल की तरह होता है सिखों में, का प्रमुख बनता है भिंडरावाला। दमदमी टकसाल।
1980 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का ये प्रचार भी करते हैं। और इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, नाम दिया दल खालसा। जिसकी डिमांड थी क्या डिमांड थी? खालिस्तान। अब ये उग्र रूप धारण कर चुका था। अब धीरे धीरे अकाली दल और जनरल सिंह भिंडरावाला दल खालसा एक हो गए। धीरे धीरे क्या हो गए? परिस्थितिवश दोनों एक हो गए और भिंडरावाले ने खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इन्हें कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक समर्थन मिल रहा था, गिरफ्तार भी होते थे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों के कहने पर उन्हें छोड़ दिया जाता था। तो इनका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। खालिस्तान की मांग को लेकर इन्होंने काफी उग्र आंदोलन आरंभ कर दिया और 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा नामक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। अब हिंदुओं पर कहां चला गया? हिंदुओं पर हमला करवाना, सिखों में ही एक निरंकारी संप्रदाय होता है, उन पर हमला करवाना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंसा प्रति हिंसा का दौर भिंडरावाले ने आरंभ किया। पंजाब में अराजकता की स्थिति आ गई और भिंडरावाले सरकार से, पुलिस से बचने के लिए भिंडरावाले ने अपना ठिकाना बनाया। कहा? स्वर्ण मंदिर। कहां बनाया अपना ठिकाना? स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी कर दिया। और इस प्रक्रम में इसे आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का भी भरपूर सहयोग मिला। किसको? भिंडरावाले। ये 1982 जो था वो शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध कब खत्म हुआ है? 1991 में शीत युद्ध का दौर था। और शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान किस खेमे में था? अमेरिका के खेमे में। भारत वो निरपेक्ष था, तो अमेरिका पाकिस्तान के सहारे भारत को अस्थिर करना चाहता था। समझ रहे? तो पाकिस्तान इसको सहयोग कर रहा था ताकि भारत दो टुकड़ों में बटे। पाकिस्तान को यह था जैसे भारत ने बांग्लादेश को अलग करवा दिया, तो हम भी इसको अलग करवाए, बदला ले। समझ आई बात? ये स्वर्ण मंदिर ठिकाना बनाया। ठीक है, और यहीं से अपने तमाम हिंसक कार्रवाइयों को अंजाम देने लगा। कौन? जनरल सिंह भिंडरावाले। अब भिंडरावाले को गिरफ्तार करना जरूरी था। ठीक है, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। वो समझ गई थी कि अब सर से पानी ऊपर चला गया है, अब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वह समझ रही थी कि हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन की अनुमति दे दी। क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार। आई हैव साइंड माई डेथ सेंटेंस। मैंने अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर किया है। जब इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन की अनुमति दी, समझती थी कि ये बहुत ही खतरनाक हुआ, लेकिन उस समय और उस परिस्थिति में यही उपयुक्त था। और भी तरीकों पर विचार किया गया, लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार को ही आरंभ कराना श्रेयस्कर समझा गया। और ये आरंभ हुआ आपको
ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को सेना की सहायता से स्वर्ण मंदिर में बैठे भिंडरावाले को पकड़ने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इस क्रम में नागरिक सैनिक हताहत हुए, बड़ी मात्रा में हताहत हुए। भिंडरा वाले, जनरल सिंह भिंडरा वाले भी मृत्यु को प्राप्त हुए। और चूंकि स्वर्ण मंदिर पर ये सारी कार्रवाई हुई थी, परिणामतः सिखों में आक्रोश आ गया, क्योंकि सिखों का सबसे पवित्र स्थल था। सिखों में आक्रोश, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आक्रोश बहुत खतरनाक हो गया। दंगे हुए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या हुई? हत्या। और इसकी प्रतिक्रिया में लगभग 8000 सिख सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए। एक कनाडा से इंडिया फ्लाइट आने वाली थी, उसमें 329 यात्री सवार थे। सिख उग्रवादियों ने इसको बम से उड़ा दिया और कहा यह स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंचाने का बदला है। ठीक है, पूरा पंजाब धधक उठा, सांप्रदायिक दंगे जमकर हुए। अंततः बेअंत सिंह सीएम बने पंजाब के। कौन बने? बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक सीएम रहे और केपीएस गिल प्रमुख बने। बेअंत सिंह सीएम बने और केपीएस गिल पुलिस प्रमुख, डीजीपी बने पंजाब। इन दोनों ने मिलकर खालिस्तान आंदोलन का अंत कर दिया। एक एक उग्रवादी मारे गए, जो बचे उन्होंने कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान में शरण लिया और वहां से उन्होंने आंदोलन चलाना जारी रखा, लेकिन उसको भारत में जन समर्थन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो 1990 के दशक के अंत तक आते आते 1995 96 तक आते आते क्या हो गया? खालिस्तान आंदोलन का अंत हो गया। और चल भी रहा था उसके बाद तो कहां? विदेशों में, लेकिन उसको भारत में जन समर्थन नहीं था। अब 1990 के दशक में इशारा समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या वह आतंक का दौर पंजाब में फिर से वापस होगा? क्या वह आतंक का दौर पंजाब में फिर से आतंक होगा? 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन अंत क्यों हो गया? सिखों का समर्थन भी प्राप्त था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों का समर्थन भी जैसे मिला, जन समर्थन, लेकिन धीरे धीरे खत्म क्यों हो गया? तो 1990 के दशक में जो खालिस्तान आंदोलन का अंत हो गया, 1990 के दशक में अंत, उसका कारण क्या रहा? कारण रहा एक कि शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध में क्या कर रहा था अमेरिका?
पाकिस्तान के सहारे भारत को कमजोर करना, वो अब नहीं रहा। भारत ने क्या अपनाया? एलपीजी। अब अमेरिका को, यूरोप को सब क्या दिखने लगा? भारत का बाजार। इस समय राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व जो था किसका? जैसे बेअंत सिंह और केपीएस गिल, दोनों की इच्छा शक्ति प्रबल थी कि आतंकवाद को खत्म करना है, धर्म के नाम पर जो ये आतंकवाद है उसको खत्म करना है। तीसरा कारण यह है कि उग्रवादियों की हिंसा प्रतिहिंसा और पंजाब की भयंकर बर्बादी को देखकर लोगों ने उग्रवादियों को समर्थन देना धीरे धीरे बंद कर दिया। और चौथा कारण है उदारीकरण के कारण। क्या हुआ? उदारीकरण के कारण रोजगार अवसरों का सृजन होने लगा और लोगों का ध्यान, युवाओं का ध्यान रोजगार की ओर बढ़ा। इन सभी कारणों से धीरे धीरे खालिस्तान आंदोलन दम तोड़ दिया। इसके बाद खालिस्तान आंदोलन कहां चलता है? विदेशों में। कहा? विदेशों में। लेकिन उसको भारत में जन समर्थन नहीं मिला और फिर से उसी खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। किसने? अमृतपाल ने। ये 20 में 1920-21 में जो किसान आंदोलन चला पंजाब में, ठीक है, तो किसान आंदोलन में जो कृषक असंतोष था उसको धार्मिक असंतोष का रूप देने के लिए अमृतपाल आ गया। कहां? दुबई से हिंदुस्तान, खालिस्तान आंदोलन को फिर से जीवित करने के लिए। सवाल उठता है कि क्या पंजाब 80-90 के दशक में फिर से वापस आ पाएगा? वापस आ जाएगा? क्या आतंकवाद का दौर फिर चलेगा? हिंसा प्रतिहिंसा का दौर फिर चलेगा? तो जवाब होगा, हमारा जवाब है क्या? नहीं। इसके कई कारण हैं। पहला, बाहर से जो समर्थन मिल रहा था वो समर्थन देने वाले कारण जो है अभी खत्म है। खुद पाकिस्तान की स्थिति क्या है? कमजोर है। शीत युद्ध क्या है? समाप्त कब का हो चुका है? पाकिस्तान कमजोर है। दूसरी बात, विदेशों में जो भी चल रहा है, हमारी विदेश नीति क्या है? अभी भारत की विदेश नीति काफी मजबूत है, कूटनीति काफी मजबूत है। तीसरी बात, अमेरिका और भारत का रिलेशन क्या है? काफी मजबूत है। चौथी बात, उस दौर में सिख पंजाब की बदहाली देख चुके हैं। पांचवी बात, सिख धर्म का भारतीय संस्कृति से क्या है? अभिन्न जुड़ाव है। क्या है? अभिन्न जुड़ाव। छठी बात, अधिकांश सिख जो हैं, क्या है? अधिकांश सिख क्या है? राष्ट्रवादी हैं, भारत के लिए जीने मरने वाले। सिख आतंकवाद को दबाया किसने? बेअंत सिंह। क्या थे? सिख निस्तलिस्ट थे। केपीएस गिल सिख निस्तलिस्ट थे, राष्ट्रवादी। तो अधिकांश सिख राष्ट्रवादी है और खालिस्तान आंदोलन को जन समर्थन नहीं है। जो भी है ये कहां से चल रहा है? बाहर से। बाहर में जो बैठे हैं उनको हिंदुस्तान की असलियत का पता नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में जानते ही नहीं, भूल गए हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है क्या? पंजाब और सिख। हर एक सिख पर हिंदुस्तानियों को गर्व है। सिख गुरुओं के बलिदान को कोई भी हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकता है। बहुत बड़े आदर्श हैं सिख गुरु भारतीयों के लिए।
खालिस्तान आंदोलन क्या संभव है? एक क्वेश्चन ये होता है, खालिस्तान संभव है? संभव नहीं है। पंजाब लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, केवल कृषि, गेहूं चावल, केवल गेहूं चावल से कोई देश चल सकता है क्या? वो भी कृषि के लिए जो सब्सिडी चाहिए उसके लिए केंद्र पर निर्भरता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लैंड लॉक्ड है, ज्यादा नहीं कर सकते। अब गेहूं चावल की पैदावार कर रहे हैं तो खरीदेगा कौन? भारत नहीं खरीदेगा। ठीक है, श्रम के लिए बिहार यूपी के श्रमिकों पर पंजाबी कृषक निर्भर रहते हैं। 45% वहां हिंदू है। और खालिस्तान आंदोलन को अधिकांश लोगों का जन समर्थन पंजाब में ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश सिख क्या है? नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है। ठीक है, और अभी भारत की रक्षा नीति और विदेश नीति काफी मजबूत है। हम तो पीओके की बात कर रहे हैं, पंजाब को अलग करने की बात तो दूर है। क्या बात कर रहे हैं? जो चला गया उसको लाना है, पीओके को और अक्साई चीन को। ठीक है, ये जाने कैसे देंगे? ये तो सड़ है। कश्मीर और पंजाब क्या है? सड़ है, इसको कटा नहीं सकते, ना झुका सकते हैं ना कटा सकते। तो क्या करना चाहिए भाई? अब सवाल उठता है क्या करना चाहिए? केंद्र और राज्य के बीच केंद्र राज्य के बीच सहयोग के द्वारा इसे शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए, जो पुनर्जीवित किया गया है। और कूटनीति के द्वारा इसे जो बाह्य समर्थन मिल रहा है, आप लोग सुनते होंगे, कहां कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान, वो बाह्य समर्थन क्या बंद किया जाना चाहिए। मीडिया पर नियंत्रण कि अफवाह नहीं फैले, अफवाह किसी प्रकार का और रोक। कभी कभी मीडिया अर्थ का अनर्थ कर देती है तो उस पर रोक होना चाहिए। पंजाब में जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, उस पर कंट्रोल, कठोरतापूर्वक नियंत्रण। हमारे पंजाबी भाई युवा ड्रग्स में उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, बहुत लोगों का। इस पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई करने की जरूरत है। और अलगाववादी आंदोलन कहीं भी होता है ना, वो नशीला पदार्थ, हथियार, तस्करी, जाली मुद्रा वाले व्यापार से जुड़ा होता है। और देश के अंदर जो राजनीतिक समर्थन मिल रहा है उसको बेनकाब किया जाए। देश के तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि खालिस्तान आंदोलन जल्द ही समाप्त होगा। हम सिख गुरुओं को अपने इतिहास से अलग नहीं कर सकते हैं।